हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो याद रखिएगा, इसका डेट याद रखिएगा 1915। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1885 में इसका स्थापना हुआ था। आगे यदि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया गया था? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में दौरा किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा बाबा रामचंद्र ने किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिए 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। याद रखिएगा कहाँ पर, फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो सन्यासी का नाम क्या हो जाएगा, बाबा रामचंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो याद रखिएगा वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गया था, यही इसमें प्रभाव पड़ा था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा बारदोली आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए या उसके बारे में सुझाव देने के लिए आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जो निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास इसमें इंक्लूड थे। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए 1916 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो याद रखिए 1919 में हुआ था और तुर्की के समर्थन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान के नाम को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो याद रखिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा हंटर समिति का गठन किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो याद रखिएगा डांडी यात्रा से किया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो याद रखिएगा रोलेट एक्ट में था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5 मार्च 1931 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 21 क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक कानून कब भंग किया था? याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे यदि हम लोग देते हैं 23 क्या बोल रहे हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने
किया था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, जब पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या बोल रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो क्या याद रखिएगा 1930 में हुआ था। और किस जगह हुआ था, तो लंदन में हुआ था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 जो है, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिए अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 देखिए, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी, तो कौन सा एक्ट था, तो याद रखिएगा आपको इन लैंड एग्रीमेंट एक्ट था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किस वायसराय में किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आगे यदि देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1942 में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, करो या मारो का नारा किसने दिया था, तो याद है लॉलीपॉप क्वेश्चन है, याद रखिए महात्मा गांधी ने दिया था। अब देखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, पिकेटिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिकेटिंग बोलते हैं। आगे दे बहिष्कार शब्द का क्या मतलब है, तो आमतौर पर यह विरोध का एक रूप है। बहिष्कार मतलब क्या करना, उसके विरोध करना। बहिष्कार का अर्थ क्या होता है, किसी के साथ संपर्क रखने और जोड़ने से इनकार करना। मान लीजिए हम आपसे संपर्क नहीं रखना चाहते तो हम क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग कर ले, मान लीजिए हम किसी चीज़ में हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं, हम स्वयं को खुद को अलग कर ले रहे हैं, उसकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कार बोलते हैं। बहिष्कार क्या है, एक आपका विरोध होता है, इसका एक मतलब क्या होता है, विरोध बोल सकते हैं। बहिष्कार का अर्थ हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी के साथ हम लोग अपना जो संपर्क रख रहे हैं या जुड़ने से मना कर रहे हैं, इनकार कर देना। गतिविधियों में हिस्सेदारी, मान लीजिए हम कहीं हिस्सेदारी ले रहे हैं तो हमको क्या बोलेंगे, अब हम हिस्सेदारी नहीं लेंगे, स्वयं को हम अलग कर लेते हैं या किसी चीज़ों को खरीदने या इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहिष्कार कहलाया जाएगा। आगे देखते हैं रोलेट एक्ट क्या था, तो रोलेट एक्ट क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा, कौन सा सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। कौन सा कानून था, काला कानून। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिला था। तो कौन सा कानून है, रोलेट एक्ट कानून में। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि देखते हैं, भारत आने के बाद गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। कौन सा आंदोलन, तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा 1917 में। गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया। यहाँ के किसान नील की खेती के लिए विरोध कर रहे थे। आगे देखिए खिलाफत आंदोलन क्या है, तो याद रखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कौन किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जब उन्हें पता चला कि ओटोमन तुर्की के हार के बाद ओटोमन साम्राज्य पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी, तब उसके अधिकारियों ने रक्षा के लिए उन्होंने 1919 में मुंबई के खिलाफत समिति का गठन कर आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, आखिर में क्या जरूरत है, तो याद रखें महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक जो है हिंद स्वराज, जो उसका पुस्तक है हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुई थी और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन क्या होगा, ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाना शुरू किया। आगे देखिए साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में लीडरशिप में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब के गठित किए गए इस आयोग को भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना, ये क्या साइमन कमीशन के गठन में किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। याद रखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार किया, मैंने मना किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच में विदेशी जितना भी विदेशी कपड़ा था उसका आयात करना आधा कर दिया था, कम कर दिया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर कितना हो गया था, धीरे अब खरीदेंगे नहीं तो उसकी कीमत घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारी स्थानों पर व्यापारियों एवं विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने एक वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ये एक वचन दिया था। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन का उद्देश्य प्रांत विधायिका में प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना था। आगे देखते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू, जिसने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों किसानों के बीच आंदोलन का नेतृत्व किया, लीडरशिप किया था, जिन्होंने जंगलों में लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए 1920 के दशक में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन चलाया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, लोगों को एकजुट करने के लिए तिरंगे झंडे की क्या भूमिका थी। तो राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा लाल हरा पीला तैयार किया। इस ब्रिटिश भारत में 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 फूल और हिंदुओं के और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करके एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल जिसे के मध्य चरखा था तैयार कर लिया गया था, जिसने लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया। तो इसमें देखिए, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था वो कर दिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कर दिए। उसके बाद वाला वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।